आधी दुनिया उन्हें नायक कहती है, आधी दुनिया खलनायक। वो मार्शल आर्ट के ब्लैक बेल्ट भी हैं और वो बगैर कमीज के घुड़सवारी भी करते हैं। तो सुनने में तो लगेगा कि ये किसी नेता नहीं अभिनेता की बात हो रही है, लेकिन दरअसल वो हैं एक नेता। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं रूस या रशियन फेडरेशन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की। तो अगर व्लादिमीर पुतिन को समझना है तो हमको समझना पड़ेगा इलिन को, जो अध्ययन किए हैं सब बोलते हैं कि अब व्लादिमीर पुतिन के पास कोई और विकल्प नहीं है विजय के। यदि विजयी नहीं हुए तो ये राजा नहीं रहेंगे। तो ये युद्ध एक तरह से इतने चक्रव्यूह में फंस गया कि उसको भेदना संधि के लिए किसी के लिए आसान नहीं होगा। सर्गेई ग्लाज़िएव रशिया के एक बड़े ही विवादित विचारक हैं। उनके जो विचार हैं उसको लेकर अक्सर बहुत विवाद मचा रहता है और उनके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन वो कहानी में आते हैं मेरे इस डायलॉग के बाद, जो मैंने सोच के रखा था। मैंने कहा मैं पूछूंगा आपसे कि जब इकोनॉमी का सूर्य अस्त हो रहा था, मिलिट्री का सूर्य अस्त हो रहा था, येल्सिन का सूर्य अस्त हो रहा था, रूस का ही सूर्य अस्त हो रहा था, उस समय पुतिन का उदय हो रहा था। ये क्या कहानी थी? दो तीन चीजें हुई। एक तो पुतिन सही जगह सही समय पहुंच गए, ये कई नेताओं के साथ जुड़ गए और धीरे धीरे ये जो है प्रधानमंत्री बन गए और इन्होंने जो है बड़े जोरदार तरीके से चेचनिया पे कब्जा किया। कई लोग कहते हैं बड़े क्रूर तरीके से, लेकिन बात तो ये है कि चेचनिया पे दोबारा रूस का कब्जा जमाया। तो इसलिए रूसी लोगों को लगा कि ये आदमी बलिष्ठ है। वो है ना रामधारी सिंकर की सच पूछो तो शर में भी, इस शर में ही बसती है दीप्ति विनय की। तो उनको लगा ये शूरवीर है हमारा। और पुतिन ने पूरा ये खेल भी खेला, ये पूरा जिसे कहें कि अपनी इमेज ऐसी बनाई कि लोगों ने कहा कि भाई ये है आदमी। और इन्होंने येल्सिन को अच्छी तरह पटाया। तो येल्सिन ने कहा कि मेरे बाद उत्तराधिकारी पुतिन है। और उसके बाद राष्ट्रपति जब ये बने तो तब इन्होंने अपना जो है नए तरीके का रूस बनाने का निर्णय ले लिया कि भैया अब जो है कमजोरी नहीं रहेगी और अब जो है वो गलती नहीं करेंगे जो मॉस्को ने पहली की थी। और इन्होंने सबसे बड़ी चीज की आने के बाद जो है एक तरह से राष्ट्रवाद, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी और केंद्रीकरण पे दोबारा ध्यान दिया। तो एक तरह से ज़ारिस्ट हैं ये, नए ज़ार कह सकते हैं आप। इस ज़ारिज्म विदाउट द ज़ार, मतलब ज़ारिज्म लाए लेकिन बिना ज़ार के। और एक तरह से यही नए ज़ार हैं। पर ऐसा नहीं है कि ये मतलब अपने लड़के को बना के जाएंगे, पर काफ़ी कुछ इन्होंने जिस तरह घुसते हैं कमरे में, इन्होंने प्रतिभा बढ़ाई। इन्होंने जो है लेनिन की जो ऐतिहासिक जिसे कहेंगे उनकी आलोचना कर डाली। हाँ, बिल्कुल। जो ऐतिहासिक लेनिन का एक पात्र रहा है सोवियत संघ के इतिहास में। इन्होंने कहा कि भाई 1922 दो लोग, मैं रोकूंगा आपको एक मिनट। दो लोग इनके निशाने पे रहते हैं, एक लेनिन है, दूसरे क्रुश्चेव हैं, और दोनों ही सोवियत यूनियन के बड़े नेताओं में से माने जाते हैं। कारण क्या है? ये खटकते क्यों हैं इनको? मेरे ख्याल से तो इनका जन्म भी नहीं हुआ होगा या ये कभी मिले भी नहीं होंगे उनसे। तो हाँ, दो कारण है। एक 1922 में लेनिन ने कंस्टिट्यूएंट्स रिपब्लिक को राइट टू सक्सीड दिया कि भाई आप आज़ाद होना चाहें तो हो जाए। और 1924 में ये संविधान में लागू कर दिया लेनिन ने। तो लेनिन ने जो है पुराना ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी निकाल के कम्युनिज्म ले आए। और पुतिन का ये मानना है कि रूस की आत्मा है ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी।
ठीक है, इसीलिए ये ठंडे पानी में, सर्दी में, रूस की भीषण सर्दी में ठंडे पानी में ये डुबकी लगाते हैं ईस्टर के दिन, क्रिसमस और ईस्टर दोनों दिन। ये हमारे दोस्तों को मैं बताना चाहूंगा कि हम भारत में अक्सर 0 डिग्री, शून्य होता है, 1-2 डिग्री होता है, तो शीतलहर जो होती है वो लागू कर दी जाती है, सरकार की तरफ से आदेश आ जाते हैं। लेकिन रशिया में जहाँ बर्फबारी हो चुकी होती है और टेम्परेचर जो है वो आमतौर पे -10, -15 चल रहा होता है, उस जगह पे वहाँ के जो नेता हैं वो जाते हैं और बर्फीले पानी में स्नान करके आते हैं। तो ये दर्शाता है एक परंपरा को और एक कल्चर को, जो थोड़ी कुछ अलग है मुझे लगता है ये, क्योंकि बर्फबारी और देशों में भी होती है, पर मेरे ख्याल से वहाँ तो ऐसा कुछ कोई परंपरा नहीं है। मेरे ख्याल से इंग्लैंड में एक कहीं हो कि भाई राजा जी जा रहे हैं स्नान करने, या राष्ट्रपति अमेरिका के कुछ ऐसा कर रहे हो, मैंने तो नहीं सुना। खैर नहीं, ये परंपरा असल में रूस में भी नहीं थी, जार तो नहीं लगाते थे ना डुबकी। ये परंपरा जो है लेनिन ने असल में शुरू की, कि बहुत बढ़िया तैराक थे, कि मैं देखो कितना सशक्त हूँ, तगड़ा हूँ, बलवान हूँ। तो लेकिन उन्होंने कम्युनिज्म के संदर्भ में की, और ये जो है एक तरह से एक नया राष्ट्रवाद ला रहे हैं कि इसमें सशक्त हूँ, मैं बलवान हूँ, मेरा राष्ट्र बलवान है, मैं ठंडे पानी में डुबकी लगाता हूँ, मैं घोड़े पे जो है बिना शर्ट पहन के सलमान खान की तरह जो है घुड़सवारी करता हूँ, मैं एक टाइगर को जो है ट्रैंक्विलाइजर से सुला देता हूँ, मैं सबमरीन में समुद्र के नीचे उतर जाता हूँ, मैं जूडो में युवा लोगों को पटकनी लगा लेता हूँ। लोग ये भूल जाते हैं कि इनके हीरो जवानी में थे मैक्स ऑटो फॉन स्टियरलिट्ज, जो कि एक रूसी जेम्स बॉन्ड थे, जो कि जर्मन हाई कमांड, कहानी के हिसाब से, पिक्चरों के हिसाब से जर्मन हाई कमांड को भेद चुके थे। तो ये तो इनके बहुत बड़े हीरो थे, लोगों को पता नहीं है। तो ये एक तरह से इन्होंने अपनी इमेज बनाई है मैक्स ऑटो फॉन स्टियरलिट्ज के ऊपर, कि मैं असली जेम्स बॉन्ड हूँ, रूसी जेम्स बॉन्ड, और हैं भी भाई पुराने KGB के। तो ये नए जार हैं। ये मतलब जैसे पुराने राजा क्या होते हैं कि सुस्त हो जाते हैं, ढीले ढाले हो जाते हैं, दबंगई नहीं रहती है। ये जो है असली दबंगई दिखा रहे हैं, जैसे बाबर दिखाता था या चंगेज खान दिखाता था। और रूस जो कि थका पिटा हुआ था, उसको ये बड़ा पसंद आया, क्योंकि रूस को लगा कि जेफरी सैक्स CIA का आदमी था, ये साजिश थी। भले ही साजिश थी कि नहीं। अच्छा, नेटो आपने कहा कि आक्रमण करने लगा, आक्रमण तो नहीं किया नेटो में लोग, जर्मनी एक पर आक्रामक रवैया नेटो कहता है हमने नहीं किया, हमारे पास लोग आ रहे थे तो हम क्या करते। लेकिन अब जो भी है, लेकिन बढ़ाया तो बिल्कुल, जैसे कहें कि बढ़ के आके बैठ के रूस के बॉर्डर पे। तो अब ये सब चीज़ें रूस को बड़ी खटकी, और खासकर हमारे व्लादिमीर पुतिन को ये लगा कि रूस का घनघोर अपमान हुआ है, और ये कुछ फिलोसोफर्स से बड़े प्रभावित हुए। तो इन लोगों को पता नहीं है ज़्यादा कि रशियन नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद के पीछे कौन लोग थे। अब एक तो लेव गुमलेव थे, अब मैं उनके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं बताऊंगा, तो बहुत लंबी कहानी हो जाएगी। और लेव गुमिलेव सोवियत डिसिडेंट्स के लड़के थे, साइबेरियन गुलाग में रह के आए थे। इन्होंने बोला कि भाई हम यूरेशियन हैं, और हमारे में एक पैसियोनार नोस्त है कि हम कोई भी मुसीबत से सामना कर सकते हैं। रूस में हम इतने ठंडे देश में रह लेते हैं, हम परिस्थिति पे काबू पा लेते हैं, हमारे ऊपर चाहे जितना जो है जितनी त्रासी दी जाए हम उससे उभर के निकलते हैं। और हम जो है यूरेशियन हैं, हम न यूरोप के हैं न एशिया के हैं, हम स्टेप्स के लोग हैं, जो कि खून और तुर्क और मंगोल इनके वंशज हैं। और हमने पूरे यूरेशियन स्टेप, मतलब पूरे यूरेशिया के घास और जंगल एक इंपीरियल बैनर, एक सिंगल इंपीरियल कॉन्करिंग बैनर में डाला है, और ये कॉन्टिनेंटल यूनिटी हम प्रदान करते हैं। अच्छा, दूसरा इनको प्रभावित किया इवान इलिन ने। अच्छा, इवान इलिन ने कहा कि सब स्लाव एक हैं,
तो मतलब सर्बिया से लेकर रूस, और लोग भूल जाते हैं जो पहला विश्व युद्ध हुआ था तब हुआ था जब सर्बियन नेशनलिस्ट ने ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के क्राउन प्रिंस के युवराज को गोली मार दी थी। और रूस ने कहा था भाई हम सर्बिया का साथ देंगे, ऑस्ट्रो हंगेरियन ने कहा था भाई सर्बिया तो हमारा भाग है। तो ये तो पुरानी कहानियां हैं। ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर जर्मन थे और जर्मनी ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के साथ थी, रूस फ्रांस और इंग्लैंड के साथ था। तो इवान इलिन ने कहा कि भाई जो है कि सारे स्लाव एक हैं और रूस के नेता के नीचे हैं, रूस के आधिपत्य में हैं, और उनको सोवियत रूस से निकाल दिया गया था 1922 में। और उनका ये मानना था कि जो 1917 का कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन था वो रूस के लिए सबसे बड़ा घातक जो है हादसा था। तो वो जो है असल में जाके रह रहे थे स्विट्जरलैंड में, और स्विट्जरलैंड में ही मरे। और उनका भी ये कहना था कि हम यूरोपियन भी नहीं हैं, एशियन भी नहीं हैं, हम रूसी हैं, हम दोनों के दोनों का मिलाप है। और उनकी जो है कब्र खुदवा के उनकी जो हड्डियां वापस ला के रूस में दोबारा जो है दफनाई व्लादिमीर पुतिन ने। तो सोच सकते हैं कि कितना आदर है, उनको सम्मान दिया गया मरणोपरांत, तो कितना जो है प्रभाव होगा इवान इलिन का व्लादिमीर पुतिन पे। तो अगर व्लादिमीर पुतिन को समझना है तो हमको समझना पड़ेगा जो है इलिन को, क्योंकि बिना इलिन को समझे हम जो है व्लादिमीर को नहीं समझ सकते। तो हम एक बहुत गंभीर आदमी की बात कर रहे हैं एक मामले में। तो हम एक ऐसे आदमी की बात कर रहे हैं जो काफ़ी राष्ट्रवादी है, जो कि अपने को एक तरह से रूस का नया सार समझता है, जो समझता है कि रूस दोबारा उभर के आए। और इसीलिए रूस व्लादिमीर पुतिन के नेतृत्व में अफ्रीका में भी है, सीरिया में भी है, वागनर ग्रुप भी खड़ा किया। उसने कहा कि भाई अगर आप हमें जो है इकोनॉमी पे पीट सकते हैं तो ठीक है, हम जूडो करके आपके नरम जगहों पे दबाव डाल सकते हैं, हम प्रेशर पॉइंट आपके दबा सकते हैं। देखिए, अक्सर जब मैं पश्चिमी दोस्तों से, सूत्रों से बात करता हूं तो एक बात उभर के आती है। वो बोलते हैं कि देखिए पुतिन जो है वो उन्होंने जॉर्जिया पे आक्रमण किया, उन्होंने यूक्रेन पे हमला किया, उन्होंने कुछ हिस्से मोल्डोवा जैसे छोटा, जो कि शायद यूरोप का सबसे गरीब देश भी जिसे कभी कभी कहा जाता है, मोल्डोवा जैसे देश का भी एक हिस्सा उनके हाथ में है। तो वो ये बोलते हैं कि भाई पुतिन जो है दरअसल हैं तो साम्राज्यवादी, पुराने साम्राज्यवादी जो थे वो साम्यवाद के झंडे तले जाते थे। अब ये जो नए साम्राज्यवादी हैं रशिया के, वो राष्ट्रवाद का एक झंडा उठा के घूम रहे हैं। और दरअसल जो सेंट्रल इम्पल्स जिसे कहते हैं, अंदर की जो बात है वो यही है कि भाई हमें अपना नया साम्राज्य खड़ा करना है, क्योंकि जो पुराना साम्राज्य था वो टूट गया, और उसको टूटने के बाद जो है अब हमें कुछ ना कुछ तो चाहिए होगा, वरना लोग हमें पूछ नहीं रहे, हमको एक शक्ति के तौर पर नहीं देखा जाता। उदाहरण कि जो रूस का एक बहुत नजदीकी एलाय था युगोस्लाविया, उसका जो हश्र किया गया और उसमें इनके जो दोस्त थे रशिया के, और जो बाद में जेल भी पहुंच गए, और जो उनके एक राष्ट्रपति थे मेरे ख्याल से उस समय के, स्लोबोदान मिलोसेविच और उस तरीके के जो लोग थे, तो वो बोलते हैं कि भाई इनके जो एलाई थे और ये जिस प्रकार की सोच रखते हैं वो डेमोक्रेसी के साथ कंपैटिबल नहीं है। और कहीं ना कहीं पुतिन जो है शायद अपने देश के लिए ठीक सोच रहे होंगे, लेकिन जो उनकी सोच दुनिया के लिए है वो शायद आज के ज़माने में प्रासंगिक नहीं है। अब ये चीज़ें तो, ये बातें तो पाश्चात्य के भी लोग बोलते हैं, कई लोग जापान के भी बोलते हैं, ये विचारधारा कईयों की है। और कई लोग तो ये भी कहते हैं कि भाई इन्होंने बहुत पैसा बनाया है, देखिए इनके सूट का दाम देखिए, इनके महलों का दाम देखिए। और कई लोग कहते हैं कि रूसी तक कहते हैं, मुझे कई रूसी मित्र हैं जो कि कहते हैं कि भाई एक तरह से ये
राष्ट्रवादी हैं, लेकिन इनका राष्ट्रवाद एक तरह से आधुनिक नहीं है, क्योंकि ओलिगार्क अभी भी खूब पैसा बनाए हुए हैं, कुछ लोगों के पास अधिकांश धन है रूस का। अभी भी रूस में यदि आप व्यापार करना चाहें तो कोई आसान नहीं है। रूस की फौज तक शुरू में थोड़ी बहुत पिटाई इसलिए भी क्योंकि उन्होंने टायरों वायरों की भी चोरी की थी, अच्छे टायर नहीं लगाए थे। तो वो कहते हैं कि भाई इन्होंने एक भ्रष्ट सरकार चलाई है और ये जो है रूस के भविष्य नहीं है। अब ये लोग भूल जाते हैं कि रूस में एक तरह से आज के दिन भी वो केंद्रीकरण का कीड़ा जगा हुआ है और रूस के लोग चाहते हैं कि उनका राष्ट्र महान बने। तो एक तरह से जैसे फोर्ट्रेस इकोनॉमी की बात कई लोग करते हैं और तुमने भी की है भाई मेरे कई दफे कि भाई रूस के पास तो सब कुछ है, गेहूं है, तेल है, सब कुछ है। तो रूस, मैं श्रोताओं को बताना चाहूंगा कि जो फोर्ट्रेस इकोनॉमी यानी कि किलेबंद अर्थ जो व्यवस्था है, उसका जो कॉन्सेप्ट है वो दरअसल ये है कि किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए एनर्जी, फूड और नेचुरल रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होते हैं। अब क्या है कि जो रशिया है उसके पास ये तीनों हैं। वो खाना भी अपना बना लेते हैं, उनके पास तेल और गैस की कोई कमी नहीं है, और इसके साथ में जो है अलग अलग तरीके के खनिज और जो प्राकृतिक संसाधन है जैसे पानी और ये सब, ये उनके पास है। और इससे जो है वो इंडस्ट्री भी बना लेते हैं। इस बारे में हमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि सोवियत संघ के रूप में भी और उसके बाद में भी अगर उनकी डिफेंस को देखें, अगर उनकी हैवी इंडस्ट्रीज को देखें, तो रूसी जो दिमाग है और रूसी जो इंडस्ट्रियसनेस है उसकी चाहे उनके सबसे बड़े आलोचक भी हो वो भी तारीफ करते हैं कि भाई नहीं, इन्हें आता है ये काम करना। अब ये कह सकते हैं भाई कि भाई इनका टैंक जो है वो हल्का है, इनका टैंक ढीला है, लेकिन बात ये है कि टैंक कितने लोग बना सकते हैं। आप कह सकते हैं उनका हवाई जहाज तेल बहुत पीता, पर सवाल ये है भाई हवाई इंजन तो मुश्किल से दुनिया में 4-5 देश बना सकते हैं, उनमें से रूस एक है। तो इस कारण से जो है रशिया को सिर्फ और सिर्फ सैंक्शंस के बल पे पीछे धकेलना थोड़ा मुश्किल है। तो ये कंसेप्ट है फोर्ट्रेस इकोनॉमी का। तो अभी हम बातचीत को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से अब ये जो कार्यक्रम है इसको हमें समेटना भी होगा कि रशिया के साथ एक त्रासदी हुई 90 के दशक में, और रशियन जो है उन्होंने उसके रिएक्शन में आप कह सकते हैं एक नया नेता जो है उसको उभार के लाए। उस नए नेता ने कुछ रिजल्ट्स दिए भी, इकोनॉमी वापस अपने पैरों पे खड़ी हुई। सैन्य शक्ति के रूप में जो है रशिया अपने आप को 3-4 युद्ध में अलग अलग जगह पर स्थापित कर पाया। पहला था कि उन्होंने जो द्वितीय चेचेन युद्ध था उसमें विजय प्राप्त की। पहली बार हुआ कि भाई चेचेनिया को पूरी तरीके से उन्होंने अपने कब्जे में लिया, और जो इस वक्त के वहाँ के गवर्नर हैं रमजान कादिरोव, उनके शायद पिताजी जो थे वो मेन एलाय बने पुतिन के और रशियन स्टेट के उस समय में इस अपराइजिंग को रोकने में। उसके बाद जो अगला स्टेप था जो मुझे बड़े अच्छे से याद है क्योंकि उन दिनों मैं लंदन में था, तो लंदन में बहुत प्रतिष्ठित अखबार है फाइनेंशियल टाइम्स। फाइनेंशियल टाइम्स के फर्स्ट पेज पे एक एड छपी, तो वो देख के मैं दंग रह गया क्योंकि वो तो फाइनेंशियल पेपर है, उसमें कोई लेना देना नहीं राजनीति से या कूटनीति से। तो उस पर लिखा, पहला शब्द लेनिन, दूसरा शब्द बड़े बड़े अक्षरों में स्टालिन, तीसरा शब्द पुतिन, फिर एक सवाल था कि कुछ इस प्रकार था कि शुड वी गिव इन। यानी कि उस समय में क्या था कि रशिया ने अपनी एथनिक रशियंस जो जॉर्जिया में रह रहे थे, जॉर्जिया एक ऐसा देश है जो सोवियत संघ से टूट के निकला था, तो जॉर्जिया में जो रह रहे थे मेरे ख्याल से वो रीजन्स का नाम है अबखाजिया और ओसेशिया शायद। तो उन दो जगहों पर जो रूसी रह रहे थे वो कह रहे थे कि भाई जो जो जॉर्जियंस हैं वो हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे। तो रशिया ने बोला भाई ऐसा है कि हम अपनी सेना भेज रहे हैं। तो रूसी सेना अंदर गई,
जंग हुई और नतीजा साफ है। देखिए, एक तरफ जो है वो 150 किलो का पहलवान है और एक तरफ 50 किलो का बेचारा छोटा पहलवान खड़ा है, तो क्या होगा हम समझ सकते हैं। लेकिन क्या है कि पुतिन ने वो निर्णय लिया, उन पे सैंक्शंस लगे, रशिया पे सैंक्शंस लगे और काफी इस बात की आलोचना हुई कि भाई आप एक छोटे से देश को क्यों परेशान कर रहे हैं। लेकिन बात वहीं नहीं रुकी। अब नेटो जो था वो जाग चुका था और उन्होंने कहा कि अच्छा ऐसा है, अगर रूस दोबारा से सैन्यकरण की तरफ जाएगा तो हमें भी कुछ कदम उठाने होंगे। तो उन्होंने डेमोक्रेसी को बढ़ाने के नाम पे एक नया आंदोलन खड़ा किया और ये ठीक वैसा ही था जिस आंदोलन ने सोवियत संघ की कमर तोड़ी थी 80 के दशक में। क्योंकि पोलैंड में ये क्रांति शुरू हुई थी, सॉलिडारिटी पार्टी उस समय पे थी और उनके मास प्रोटेस्ट शुरू हुए थे और उसको देखा देखी बाकी का ईस्ट यूरोप भी पलट गया था। तो उसी प्रकार से यूक्रेन में एक मैदान मूवमेंट चला। तो यूक्रेन जो है सबसे बड़ा यूरोपीय दिशा में अगर देखें तो सबसे बड़ा देश था जो टूट के निकला था रशिया के बाद। वैसे कजाकिस्तान भी एक बड़ा देश है लेकिन वो क्योंकि एशिया में आता है। तो यूरोपियन साइड पे यूक्रेन बहुत बड़ा एक देश था जो बिल्कुल बीच में बैठा था रशिया और वेस्टर्न यूरोप के बीच में। तो वहां पर मैदान रेवोल्यूशन खड़ा होता है और मैदान रेवोल्यूशन जो है वहां पर अलेजिडली जो कहते हैं कि रशिया समर्थक प्रेसिडेंट थे उनको पटकनी दे देता है। और उस पटकनी के बाद क्या होता है कि भाई जो रूसी हैं वो हरकत में आते हैं और उन्होंने क्या किया कि जो निकिता क्रुश्चेव थे, फॉर्मर प्रेसिडेंट थे या सुप्रीम लीडर आप कहें सोवियत यूनियन के, उनकी एक गलती को रिवर्स किया। और रिवर्स कैसे किया कि क्राइमिया पेनिनसुला जो है, अब क्राइमिया को अगर आपको समझना हो तो क्राइमिया जो है वो एक तरीके से सोवियत संघ का गोवा था, पार्टी डेस्टिनेशन। बहुत बढ़िया जगह है, खूब उपजाऊ भी है, लेकिन पानी की कमी है, पानी उसको यूक्रेन से ही मिलता था। तो क्रुश्चेव ने क्या किया, क्रुश्चेव ने कहा कि जब वो सोवियत यूनियन के मुख्य नेता थे, उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है, ये जो है यूक्रेन प्रदेश, उस समय यूक्रेन प्रदेश था सोवियत संघ का, उसको गिफ्ट कर देते हैं, उससे उनकी अर्थव्यवस्था भी संभलेगी और जो है बाकी के भी मतलब आपस में एक सौहार्द बनता है, लोग खुश होते हैं कि भाई देखिए जो मॉस्को है वो हमको कितना अच्छा मान सम्मान दे रही है कि हमको थोड़ी और टेरिटरी दे दी। अब पुतिन जैसे हैं, पुतिन को क्रुश्चेव बिल्कुल नहीं पसंद, तो उनकी आंख नहीं सुहाते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है, ये गलती जो है इसको तो मैं अब पलट के हटूंगा। उन्होंने क्या किया, फौज भेज दी। फौज भेजने के बाद एक रेफरेंडम कराया, उस रेफरेंडम में रशिया जीत गया। अब उसको अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक बोलते हैं कि ये रेफरेंडम झूठा था, लेकिन उसमें जो सच्चाई है देखिए वो रूसी और पश्चिमी दावों के बीच में कहीं गिरती है। क्योंकि क्रीमिया की अगर आप वैसे जनसंख्या देखें तो वो मेरे ख्याल से 3/4 तक जो है शायद रूसी ही रहते हैं वहां, और जिनको ये था कि भाई हम रूस का पार्ट है, हम यूक्रेन का शायद नहीं है। और खासकर उस संदर्भ में कि अगर आपस में यूक्रेन और रशिया एक दूसरे के खिलाफ खड़े मिले तो क्रीमियंस जो हैं शायद उनकी जो संवेदना थी, उनकी जो एक सपोर्ट थी वो रशिया की तरफ की थी। तो ये हुआ 2014 में, क्रीमिया उस तरफ चला गया। अब उससे जो है यूक्रेन के लोगों में गुस्सा और बढ़ गया और उनको लगा कि भाई ये तो हमारे साथ ज्यादती हो गई। अब उस ज्यादती के बाद क्या है कि यूक्रेन भी सैन्यकरण की राह की तरफ चला गया, उन्होंने भी फौज बनाई। फौज बना के क्या किया कि वो जो रूसी ओरिजिन के सिटीजन्स यूक्रेनियन थे, यानी कि यूक्रेन के सिटीजन्स जिनकी एथनिसिटी रशियन थी, उनको शक से देखने लगे। और जो रशिया था वो भी भावनाएं भड़का रहा था और जो पश्चिमी देश थे वो भी कर रहे थे। अब नतीजा हम सबके सामने है, एक विकराल युद्ध चल रहा है जिसमें अनगिनत मौतें हो चुकी हैं, जिससे लाखों लोग बेघर हो चुके हैं, जिससे एक जो शांति आई थी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में, वो चरमरा के गिर चुकी है। अब वो गिरने का क्या नतीजा होगा और पुतिन अब यहाँ से कहाँ जाएंगे, उसके बारे में कुछ क्लोजिंग कमेंट्स जो हैं हम वो अतुल सिंह जी से लेते हैं। 2 चीज़ें जो हैं बस मैं जो है आखिरी टिप्पणी करने के पहले कहूँगा। 1954 में क्राइमिया
यूक्रेन से रूस से यूक्रेन को क्रुश्चेव ने दे दिया, निकिता क्रुश्चेव ने। इससे उस समय भी रूसी काफी खलबला गए, क्योंकि रूस ने क्राइमिया बहुत खून पसीना बहा के ऑटोमन तुर्कों से लिया था। बहुत घमासान लड़ाई हुई थी, और क्राइमिया अकेला जो है वार्म वाटर पोर्ट था रूस का। वार्म वाटर मतलब कि गर्म पानी, और यहां से ये सीधे मेडिटेरेनियन पहुंच जाते हैं। तो क्राइमिया अगर किसी भी देश के पास होता तो दे नहीं सकता था, कोई भी नेता होता। येल्सिन शायद दे देता अगर दारू पिया हुआ होता, पर येल्सिन को छोड़कर और कोई नहीं दे सकता था। अच्छा, तो क्राइमिया वाला जो हस्तक्षेप था, उसके बाद वेस्ट ने सब कुछ किया, सैंक्शन भी लगाया, लेकिन उसके बाद भी वर्ल्ड कप हुआ और फ्रांस उस वर्ल्ड कप को जीता। तो चीजें चलती रही। लेकिन क्राइमिया के पहले भी एक चीज हुई जिससे कि व्लादिमीर पुतिन को काफी हादसा लगा। 2001 में सितंबर 11 के दिन, 9/11 के दिन न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन पे अटैक हुए, हजारों लोग मरे। उस समय व्लादिमीर पुतिन ने जॉर्ज डब्ल्यू बुश को पूर्ण समर्थन दिया, लेकिन व्लादिमीर पुतिन के हिसाब से 1972 की एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी अमेरिका ने रिन्यू नहीं की। तो व्लादिमीर पुतिन के मन में यही है कि बार बार वॉशिंगटन और लंदन हमारे पीठ में खंजर भोंकते आए हैं। जैसे गैंग्स ऑफ वासेपुर में है ना, हमारे जिंदगी का एक मकसद बदला, एक तरह से पुतिन के मन में हो गया बदला। और अब यूक्रेन की जो लड़ाई हुई है, मैं कई सूत्रों से बात किया हूं, कई देशों के, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, और जो लोग रूसी जानते हैं, रूस में रहे हैं, जो अध्ययन किए हैं, सब बोलते हैं कि अब व्लादिमीर पुतिन के पास कोई और विकल्प नहीं है विजय के। यदि विजयी नहीं हुए तो ये राजा नहीं रहेंगे। साथ में जो हमारे वोलोदिमीर जेलेंस्की हैं, उनके पास भी कोई विकल्प नहीं है बिना लड़ाई के सिवा, क्योंकि उन्होंने इतने भाषण दे दिए हैं हरी वर्दी पहन के। इन्होंने एक्टर हैं पुराने, इन्होंने इतनी एक्टिंग की है कि मैं जो है तुर्रम खां हूँ, रोल में आ गए, रोल में तो अब वो एक्शन हीरो के रोल में। और उन्होंने कह दिया है कि हम अब क्राइमिया भी वापस लेंगे। तो उनके लिए भी अब बैठ के संधि करना बड़ा कठिन है, क्योंकि अगर उन्होंने संधि कर ली और कहा कि भाई क्राइमिया रूस के पास है और दोनेत्स्क और लुहांस्क रूस के पास है, तो जनता कहेगी ये क्या एक्टिंग कर रहे थे बाबू, जुमले हमको दे रहे थे। तो दोनों लोग एक तरह से एक महाभारत जैसे युद्ध में फंस चुके हैं, और इस महाभारत में कई लोग हैं। टैंक आ रहे हैं जर्मनी से, लेपर्ड, अब जेट्स की बात हो रही है, जैवलिन आए, एनलॉ मिसाइल है एंटी टैंक जिसने काफी नुकसान पहुंचाया, ड्रोन्स आए हैं टर्की से, ईरान से भी अब आ रहे हैं। तो ये युद्ध एक तरह से इतने चक्रव्यूह में फिर गया है, इतने चक्रव्यूह में फंस गया है कि उसको भेदना संधि के लिए किसी के लिए आसान नहीं होगा। तो इस कारणवश आने वाले महीनों में महंगाई बढ़ेगी, जो कर्जे वाले देश हैं उनकी कमर चरमराएगी, जैसे पाकिस्तान हुआ, श्रीलंका हुआ, बांग्लादेश हुआ, सब IMF के पास पहुंच गए, अर्जेंटीना भी। तो ये बड़ा ही विचित्र समय है जिसमें कि बहुत सी चीजें हो रही हैं, और भारत जैसे देश के लिए समय ऐसा है कि, और सारे ही देशों के लिए, कि हर देश को जो नए आर्थिक और सुरक्षा के हालात पैदा हो रहे हैं, कदम फूंक फूंक के चलना होगा। चलिए, ये व्लादिमीर पुतिन और उनका रशिया पे क्या प्रभाव रहा है, रशिया का व्लादिमीर पुतिन पे क्या प्रभाव रहा है, हमारी इस पॉडकास्ट में हमने इस बात को आपके सामने रखने की कोशिश की है। और इसमें जो मुख्य एक्टर हैं, जो मुख्य
नायक और खलनायक हैं, और ये आपकी सोच पे निर्भर करता है कि कौन नायक है और कौन खलनायक है। स्वतंत्र है, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है। वॉशिंगटन में भी जहाँ अतुल सिंह जी बैठे हैं और भारत में भी जहाँ मैं बैठा हूँ। तो दर्शकों, आपके लिए ये हमारी पहली पेशकश थी जिसमें हमने बात करी एक नेता की जिसने इस वक्त पूरे दुनिया में और अपने देश में खलबली मचा रखी है। अब इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा, ये कुछ आने वाले महीने साफ कर देंगे। लेकिन कुछ भी हो, हम ये आराम से इस बात को कह सकते हैं कि व्लादिमीर पुतिन जो हैं, उन्होंने चाहे अच्छे के लिए चाहे बुरे के लिए एक छाप जो है अपने कालखंड में जरूर छोड़ी है। अब इसको आप किस प्रकार लेते हैं, ये आपकी मर्जी है। अगली बार तक के लिए आपसे हम विदा लेते हैं। नमस्कार। Join the conversation at Fair Observer and subscribe to our YouTube channel.